हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे अल्पभार या अंडरवेट। अंडरवेट या अल्पभार क्या है? जस्ट ऑपोजिट है अति भार का या ओबेसिटी का। तो अल्पभार में बेसिकली क्या होता है कि जो सामान्य वजन है उससे वजन कम हो जाता है 20% या 10% या उससे भी ज़्यादा। इसके कारण बहुत हो सकते हैं कि वजन में कमी जो है वो क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम रीजंस देखते हैं कि अल्पभार के रीजन क्या है। सबसे पहला है अपर्याप्त भोजन या इनएडिक्वेट फूड इनटेक। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो सकता है, परचेजिंग पावर नहीं है, या गरीबी की वजह से जो है ये भी हो सकता है। और अपर्याप्त भोजन जो है बेसिकली अवेलेबिलिटी नहीं होना भोजन की, तो ये कई कारण हैं जिनकी वजह से जो व्यक्ति है वो अंडरवेट हो जाता है या अल्पभार हो जाता है। उसके अलावा जो है अत्यधिक क्रियाशीलता। कई लोग जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है अब उनके कैलोरी इंटेक के कंपैरिजन में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अल्पभार होता है। कई लोगों में देखा जाता है कि उनका बीएमआर बहुत ज़्यादा हाई होता है कि वो अगर भोजन ग्रहण अच्छे से कर भी रहे हैं या सामान्य से ज़्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन बीएमआर बहुत अधिक होने की वजह से जो है उनमें अल्पभार ही रहता है। फिर है कम अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। कई रीजंस की वजह से ग्रहण करते हैं, लेकिन कईयों को कई पेशेंट्स में जो है क्रॉनिक डायरिया अगर देखा जाता है तो उनमें एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की प्रॉब्लम होती है। कई अन्य कारण हैं जिसकी वजह से शरीर में जो आप ग्रहण कर रहे हैं या जो भोजन ले रहे हैं उसका प्रॉपरली, उसका पूर्णतया जो है अवशोषण नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो अंडरवेट हो जाता है। तनाव या टेंशन। तनाव या टेंशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है भूख नहीं लगने का या लॉस ऑफ एपेटाइट का। कि जब कभी टेंशन होती है या कोई चिंता होती है तो भूख अपने आप ही नहीं लगती है या लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, जिसकी वजह से खाना प्रॉपरली नहीं खाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अंडरवेट हो जाता है। उसके अलावा जो है खान पान की आदतें कि कई बार जो है बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि खाने को लेकर बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं कि पसंद का खाना नहीं है तो नहीं खाना है, या प्रॉपरली खाना नहीं खाना है, एक समय पे खाना नहीं खाना, जिसकी वजह से धीरे धीरे भूख में भी कमी आ जाती है। या चाय या इस तरीके के पेय पदार्थों का, चाय कॉफ़ी का सेवन अधिक करना। तो ये भी कई कारण हैं जिसकी वजह से जो फूड हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है या प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो अंडरवेट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर शारीरिक सिम्टम्स क्या होते हैं अंडरवेट के। वैसे तो हम देख के ही ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसी का वज़न जो है कम है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसके अलावा भी शारीरिक वज़न कम होना सिर्फ अपीयरेंस की दृष्टि से हम नहीं देखें, हम ये देखें कि इसका इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है। ज़्यादातर लोग जो है वो अंडरवेट होने की स्थिति के अंदर या दुबले पतले होने की वजह से जो है वो एक तरह से अगर देखें तो काफ़ी मतलब उनको तसल्ली होती है कि हमारा वज़न कम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर बच्चे को देखें या ग्रोइंग फेज़ में हम देखें तो इसके बहुत सारे नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहला है शारीरिक वृद्धि का रुकना। अगर बच्चों में देखें या ग्रोइंग फेज़ की हम बात करें और वहाँ पर अंडरवेट है कोई भी पेशेंट, तो उसमें शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा रक्त में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा जो है वो कम रहती है, क्योंकि पूरी तरह से बॉडी को लवण या विटामिन्स, मिनरल्स जो है ये भी अवेलेबल नहीं होते हैं। अत्यधिक मूत्र विसर्जन जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है अंडरवेट पेशेंट के साथ में। अगेन ये इलेक्ट्रोलाइट्स पे या सॉल्ट्स पे डिपेंड करता है कि बॉडी में अगर इनका इम्बैलेंस होता है तो ये यूरिन की प्रॉब्लम भी रहती है। फिर है बालों के रंग में परिवर्तन, ठीक है। बालों का जो कलर है जैसे बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाना या बालों का झड़ना,
क्योंकि ये बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, ये सब जो समस्याएं हैं ये पुअर न्यूट्रिशन की समस्याएं हैं। तो ये भी देखने में आता है। इसके अलावा यकृत का आकार बढ़ जाना, क्योंकि जो है प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स नहीं है, बॉडी को अवेलेबल नहीं हो रहे, एनर्जी प्रॉपर नहीं है, तो जो लिवर है उसको ज़रूरत से ज़्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है, या किसी कारणवश जो है लिवर का जो आकार है वो भी बढ़ जाता है, या लिवर अपने साइज से काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों का क्षय है ना, हमने बात की कि जब ऊर्जा आप नहीं ले रहे तो शरीर अपना ऊर्जा की आवश्यकता जो है अपने दम पर जो है वो पूरी करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग होती है। मस्कुलर जो है आपकी जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो उनका ह्रास होता है ऊर्जा देने के लिए, तो मसल वेस्टिंग या मांसपेशियों का क्षय भी होता है। कार्य करने में असमर्थता होती है क्योंकि कमज़ोरी महसूस होती है, काम करने में रुचि नहीं रहती है, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, कई बार डिप्रेशन रहता है, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होना, बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि वसा या बहुत सारे जितने भी ये जो एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स हैं ये जो है कोलेस्ट्रॉल को भी बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत हानिकारक भी है और कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसा है जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कई सारे हार्मोन्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये जो हार्मोन्स हैं और एंटीबॉडीज़ भी बनाने के काम में आता है, तो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है अगर अल्प भार होता है या अंडरवेट होता है। इसके अलावा पोषण आवश्यकताएं जो हैं उनको अगर हम एक ग्लांस में देखें तो ऊर्जा जो है उसकी मात्रा हमें 10 से 20% या डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हमें इसको कितना ज़्यादा देना है ये भी देखना चाहिए, या नॉर्मल जितनी चाहिए उससे ज़्यादा उसको देना चाहिए, कम से कम 500 से 1000 कैलोरीज ज़्यादा देना चाहिए। प्रोटीन जो है, क्योंकि प्रोटीन का ह्रास हो रहा है हमने बात की, तो प्रोटीन की मात्रा भी देनी चाहिए, और प्रोटीन जो है कंप्लीट प्रोटीन जो है वो रोगी को देना चाहिए। सामान्यतया हम जो है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट देते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर 1.5 से 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट जो है आप प्रोटीन दे सकते हैं। वसा की मात्रा जो है वो भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वसा जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वसा जब हम देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वसा हम जो है हेल्दी फैट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करें। ऐसा नहीं कि वसा जो है हम फ्राइड एंड फैटी और उस ऐसी फूड्स के अंदर दें, या बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स जो हैं हम इनकॉर्पोरेट करें, तो वसा भी की मात्रा भी देनी चाहिए। जैसे कि दूध के अंदर जो वसा होती है, दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्रीम है या घी है, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स, जैसे हमने बताया कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल सूप्स हैं, सूप जो है वो एपेटाइज़र का भी काम करता है, या सूप को हम शुद्धावर्धक भी बोलते हैं। शुद्धावर्धक माने जो भूख को बढ़ाने वाला होता है। तो सूप्स हैं, जूसेस हैं, ये देने से भूख भी बढ़ती है और जो है भोजन कैलोरीज भी जाएंगी, साथ में जो है आपके मिनरल्स और विटामिन्स भी बॉडी को अवेलेबल होंगे। तो ये खनिज और लवण, इसके अलावा अगर रिक्वायर्ड है तो खनिज और लवण जो है वो सप्लीमेंट्स के रूप में भी दिए जा सकते हैं। तो ये हमारा फूड्स एंड न्यूट्रिशन का जो कोर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट उसके अंदर जो है मैं आपसे सारा प्रैक्टिकल्स का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी। आप लोगों को जो है वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स जो है वो तैयार करनी है, और थ्योरी का मैंने आपको नोट्स एज वेल एज लेक्चर्स
कंप्लीटली जो है आज तक जो है मैं शेयर कर दूंगी आपको, इस बुक के कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बुक का कोई एक या दो टॉपिक कोई रह रहे हैं, वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट करके तो ये सब्जेक्ट हम टोटली कंप्लीट कर देंगे। और मोस्टली मेरे ख्याल से वो कंप्लीट ही है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन वाला भी। उसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो भी मैं आपसे आज या कल में डिस्कस कर लेंगे उसको। थैंक यू सो मच।